दिनांक 29 अगस्त वर्ष 2020, 10वीं कक्षा, साइंस 1, पार्ट 5 ऊष्मा कर रहे थे हम लोग। और इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के अगले टॉपिक पुनर्हिमायन पर चर्चा करेंगे। पुनर्हिमायन को समझने के लिए आप वेल्डिंग के कार्य को ज़रा समझ लीजिए कि जैसे दो लोहे की रॉड है और उसे जोड़ना है, ज्वाइन करना है उसे। तो कैसे करते हैं? वेल्डिंग करते समय दोनों रॉड की जो छोर है जहाँ पर उन्हें ज्वाइंट करना है उसे ऊष्मा देकर अत्यधिक गर्म करके उसे पिघला देते हैं। वो दोनों छोर जब पिघल जाता है तो उसे जोड़ देते हैं। जोड़ने पर वो जो पिघला हुआ लोहा है वो फिर से ठोस हो जाता है, फिर से अपने पहली जैसी अवस्था में आ जाता है। तो दोनों रॉड जो है, लोहे की रॉड जुड़ जाती है। यानी इस तरह से पदार्थ, यदि दो अलग अलग पदार्थ पिघले और पिघल करके फिर से अपने पहले रूप में आ जाए, फिर से ठोस बन जाए, तो वो एक दूसरे के संपर्क में यदि हैं तो वो जुड़ जाएंगे। बस ऐसी ही कुछ संकल्पना पुनर्हिमायन को भी लेकर के है। इसी को समझने के लिए एक उदाहरण यहाँ दिया है कि कैसे बर्फ़ का जो गोला खाते हैं लोग, तो कैसे उसका पहले तो बर्फ़ का चूरा बनाया जाता है, फिर लकड़ी के सीके के सिरे पर हाथ से दबाकर गोला बनाया जाता है। तो बर्फ़ का चूरा पुनः मजबूत गोला कैसे बन जाता है? बर्फ़ का एक चूर्ण था, वो बर्फ़ का चूर्ण था, वो हाथ से दबाने पर, हथेलियों से दबाने पर वो एक गोला कैसे बन जाता है? जुड़ कैसे जाते हैं? वो मजबूती से चिपक जाते हैं वो। तो किस कारण से ऐसा घटित होता है? तो बर्फ़ के अंदर एक विशेषता होती है कि यदि बर्फ़ में दबाव दिया जाए, दाब बढ़ने पर बर्फ़ पिघल जाती है और दबाव कम होने पर बर्फ़ फिर से जम जाती है, फिर से अपने मूल अवस्था में आ जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होता है। बर्फ़ के जो कण हैं, बर्फ़ के जो चूर्ण हैं, उन्हें जब हथेलियों से दबाया जाता है तो दबाव के कारण वो जो चूर्ण है वो थोड़ी मात्रा में पिघलते हैं, और दबाव जब फिर से हटा दिया जाता है तो वो फिर से अब पहले जैसे बर्फ़ की अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण सभी बर्फ़ के चूर्ण आपस में जुड़ जाते हैं और वहाँ पर एक मजबूत गोला तैयार होता है, जिसके चूर्ण फिर बिखरते नहीं हैं क्योंकि वो मजबूती से एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। पुनर्हिमायन के इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर एक अगली कृति दी गई है। तो उस कृति को समझ करके हम पुनर्हिमायन की कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कृति क्या है देख लीजिए। देखिए यहाँ आकृति 5.3 के माध्यम से इस कृति को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर मेज पर बर्फ़ की एक सिल्ली रखी गई है, बर्फ़ रखा गया है, बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा रखा गया है और उसके ऊपर तांबे की एक तार गई हुई है। उसके ऊपर से तांबे की इस तार के दोनों छोर पर भार लटकाया गया है। अब दोनों छोर पर समान मात्रा में भार लगने के कारण यहाँ बर्फ़ के सबसे ऊपरी सतह पर एक दबाव बनता है और इस दबाव के कारण बर्फ़ की जो ऊपरी सतह है वो पिघलती है। केवल तार के निचले हिस्से की सतह, तार के जो नीचे की जो सतह है बर्फ़ में, वो पिघलती है, जिसके कारण तार थोड़ा सा बर्फ़ में नीचे की ओर धंसता है। जैसे ही तार बर्फ़ में नीचे की ओर धंसता है तो तार के जो ऊपर की सतह है वहाँ दबाव कम होने के कारण वो फिर से बर्फ़ बन जाता है और तार के नीचे के सिरे पर दाब पड़ने के कारण तार का जो नीचे की सतह है वह फिर से पिघलता है थोड़ा सा, और तार थोड़ा सा और नीचे धंसता है। नीचे धंसते ही ऊपरी सतह पर दबाव कम होने के कारण वो फिर से बर्फ़ बन जाता है। इस तरह से धीरे धीरे ये पूरा तार बर्फ़ के आर पार निकल जाता है और बर्फ़ पूरा का पूरा
साबुत बचा रह जाता है, बर्फ़ का कोई खंड नहीं होता, बर्फ़ के कोई टुकड़े नहीं होते और पूरी तार बर्फ़ के आर पार निकल जाती है। तो ये कृति है जिसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि पुनर्हिमायन की संकल्पना किस प्रकार से होती है। और यहाँ पर इसी कृति के आधार पर परिभाषा दी गई है कि दाब के कारण बर्फ़ का पिघलना तथा दाब कम होने पर पुनः बर्फ़ होना, इस प्रक्रिया को ही पुनर्हिमायन कहते हैं। तो ये परिभाषा लिख लीजिए। अब ऐसा क्या होता है दाब के कारण कि बर्फ़ पिघलती है, ये पुनर्हिमायन की संकल्पना क्यों होती है? तो होता ऐसा है बच्चों कि दाब के कारण बर्फ़ का जो द्रवणांक है वो 0 से भी कम हो जाता है। यूँ तो बर्फ़ का द्रवणांक 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री पर ही बर्फ़ पिघलती है, लेकिन जब बर्फ़ में दबाव पड़ता है तो वो 0 से कम तापमान पर भी वो पिघल सकती है। द्रवणांक 0 से कम हो तब भी वो पिघल जाती है, यानी दाब जो है द्रवणांक बर्फ़ का वो 0 से भी कम हो जाता है। तो इस कारण से दबाव बढ़ने पर वहाँ पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण हो जाता है। द्रवणांक कम हो जाने के कारण बर्फ़ पिघल जाती है और वो पानी में बदल जाती है। लेकिन जैसे ही दबाव फिर से निकलता है तो उसका द्रवणांक फिर से पहले जैसा हो जाता है, यानी 0 डिग्री, और वो फिर से बर्फ़ बन जाती है। तो इस तरह दबाव के कारण बर्फ़ का पिघलना और दबाव कम होने के कारण बर्फ़ फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाना, यही पुनर्हिमायन की संकल्पना है। तो पुनर्हिमायन को लेकर के यहाँ पर कुछ प्रश्न भी हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सोचिए के अंतर्गत कि उपर्युक्त कृति में बर्फ़ के खंड से तार बाहर आती है तो भी बर्फ़ टूटती नहीं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा पुनर्हिमायन की संकल्पना के कारण होता है, क्योंकि अब मैंने जो समझाया था वही पूरा आपको लिख देना है कि तार पर निर्मित बल के कारण नीचे बर्फ़ की जो सतह है उस पर दबाव उत्पन्न होता है और दबाव के कारण कुछ बर्फ़ वहाँ पर पिघलती है, जिसके कारण तार भीतर की तरफ धंस जाता है। भीतर की तरफ धंसते ही तार के ऊपर की बर्फ़ की सतह में दबाव कम होता है, जिसके कारण वहाँ फिर से बर्फ़ बन जाती है। लेकिन तार की नीचे की सतह में दबाव बढ़ने के कारण फिर से तार के नीचे की सतह पिघलती है और तार और नीचे की ओर धंसता है। इस तरह से तार नीचे बर्फ़ में भीतर धंसती जाती है और तार के ऊपर बर्फ़ जुड़ती जाती है, और इस प्रकार पूरी की पूरी तार बर्फ़ के आर पार निकल जाती है और बर्फ़ के टुकड़े नहीं हो पाते, बर्फ़ टूटती नहीं है। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। सेकंड, गुप्त ऊष्मा का पुनर्हिमायन से क्या संबंध है? तो गुप्त ऊष्मा का पुनर्हिमायन से संबंध है, और वो किस प्रकार है देख लेते हैं। दबाव बढ़ने पर पुनर्हिमायन में दबाव बढ़ने पर बर्फ़ पिघलती है और बर्फ़ पिघलते समय ऊष्मा अवशोषित होती है, परंतु तापमान स्थिर रहता है। तो वो जो अवशोषित ऊष्मा है, स्थिर तापमान पर वह अवशोषित ऊष्मा वो पिघलने की गुप्त ऊष्मा ही है। इसी प्रकार दबाव कम होने पर वो पिघली हुई बर्फ़ फिर से बर्फ़ बन जाती है। तो पानी का बर्फ़ बनते समय वहाँ पर ऊष्मा मुक्त होती है, परंतु तापमान स्थिर होने के कारण वह मुक्त ऊष्मा भी गुप्त ऊष्मा ही है। तो इस प्रकार पुनर्हिमायन में अवशोषित ऊष्मा और मुक्त हुई ऊष्मा यह गुप्त ऊष्मा है। इसलिए पुनर्हिमायन यह और गुप्त ऊष्मा में गहरा संबंध है। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। समुद्र सतह से ऊंचे स्थान पर जाने से पानी का क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस स्थिर तापमान पर पानी भाप में परिवर्तित होने लगता है उसे पानी का क्वथनांक कहते हैं। तो हमारे पृथ्वी की सतह पर तो
पानी का क्वथनांक 100 डिग्री ही है। 100 डिग्री पर पानी भाप में बदलने लगता है, तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे दबाव कम होने लगता है, वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है और पानी का क्वथनांक भी कम होने लगता है। यानी 100 डिग्री से कम तापमान पर भी पानी उबलने लगेगा और भाप में बदलने लगेगा। तो यह तो जानकारी दी गई है। अब इस आधार पे पूछा है कि इस अवस्था में पदार्थों के द्रवणांक में क्या परिवर्तन होगा। द्रवणांक यानी कोई ठोस पदार्थ जिस स्थिर तापमान पर द्रव में रूपांतरित होता है उसे द्रवणांक कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। समुद्र सतह से ऊंचे स्थान पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे पदार्थ जो पिघलने पर जिनका विस्तार होता है उनका द्रवणांक कम हो जाता है, परंतु ऐसे पदार्थ जो पिघलते समय संकुचित होते हैं यानी सिकुड़ते हैं उनका गलनांक बढ़ जाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बताइए तो में एक प्रश्न पूछा है कि पदार्थ ठंडा है या गर्म, इस अनुभूति का अपने शरीर के तापमान से क्या संबंध है। तो पदार्थ ठंडा है या गर्म, इस अनुभूति का अपने शरीर के तापमान से बहुत ही गहरा संबंध है। किसी भी पदार्थ का तापमान यदि हमारे शरीर के तापमान से अधिक होगा तो वह पदार्थ हमें गर्म महसूस होगा, और यदि किसी पदार्थ का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम होगा तो वह पदार्थ ठंडा अनुभव होगा हमें। तो इसलिए पदार्थ ठंडा है या गर्म यह हमारे शरीर के तापमान पर निर्भर होता है। अब आइए आगे चलते हैं, पानी के असंगत व्यवहार को समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट संकल्पना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग इसे। देखिए सामान्य स्थिति यहाँ पर पहले दी गई है कि द्रव को यानी किसी पदार्थ को एक सीमित तापमान तक गर्म करने पर उनका प्रसरण होता है, फैलता है। जैसे लोहा भी है, उसे गर्म किया जाए तो फैलेगा। कोई भी पदार्थ है गर्म करेंगे तो फैलेगा, उसमें फैलाव होता है, फैलता है वो। और पदार्थ को यदि ठंडा किया जाए तो उसका संकुचन होगा यानी वो सिकुड़ेगा। ये हमारे साथ भी होता है, हमें भी देखो ठंडी लगती है तो हम भी सिकुड़ जाते हैं, अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं, क्योंकि सिकुड़ने पर फिर हमें थोड़ा गर्मी महसूस होती है, हम अपने आप को ठंड से बचा लेते हैं। तो ये ना केवल हमारे साथ ही होता है बल्कि पदार्थ के साथ भी होता है। हमें भी जब गर्मी लगती है तो हम देखिए दूर दूर खड़े हो जाते हैं, मतलब भीड़ के जगह से हम बचना चाहते हैं। अगर एक साथ लोग खड़े भी हैं तो भी दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं ताकि गर्मी ना लगे। तो हर चीज़ में ये विशेषता होती है कि अगर गर्मी लग रही है तो उसका प्रसरण होगा, फैलेगा वो। और यदि ठंडी लगेगी, ठंडा यदि किया जाएगा तो सिकुड़ेगा, उसमें संकुचन होगा। तो पानी में भी यह नियम होता है, लेकिन एक ऐसा तापमान है कि एक विशेष तापमान के रेंज में पानी में इसका उल्टा होता है। विशिष्ट तथा अपवादात्मक व्यवहार दर्शाता है। पानी विशिष्ट और अपवादात्मक व्यवहार दर्शाता है। कब? केवल 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर। जैसे कि अगर कोई पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर है, यानी कि जैसे कि पिघली हुई बर्फ़ जस्ट अभी तुरंत पिघली हुई है तो उसका तापमान 0 डिग्री ही होगा। अब उसको और गर्म किया जाए, या जैसे बर्फ़ को ही गर्म करते हैं, बर्फ़ 0 डिग्री पे होता है, गर्म अगर उसे किया जाए तो गर्म करने पर तो फैलना चाहिए उसको, लेकिन यहाँ पर पानी फैलने के बजाय वो सिकुड़ने लगता है, संकुचन होता है। पानी का प्रसरण ना होकर संकुचन होता है। कब तक? जब तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म ना किया जाए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और अधिक यदि करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, तब संकुचन के बजाय उसमें प्रसरण होने लगेगा, जैसे कि सभी पदार्थों में होता है।
तो 4 डिग्री के बाद तो पानी सभी द्रव की तरह व्यवहार करता है, जैसे सभी पदार्थ व्यवहार करते हैं वैसे पानी भी व्यवहार करता है। लेकिन 0 से 4 डिग्री के बीच में पानी का जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए उसको असंगत व्यवहार कहते हैं। असंगत यानी ऐसा व्यवहार जो संगत नहीं है, सभी पदार्थों से मैच नहीं करता, बिल्कुल अलग हट करके व्यवहार है। तो उसी प्रकार से अगर पानी को ठंडा किया जाए, पानी को अगर ठंडा किया जाए तो जब तक 4 डिग्री तक नहीं होगा पानी, जैसे 10 डिग्री है तो उसको जब तक ठंडा किया जाए 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री, इस तरह 4 डिग्री तक तो वो अन्य पदार्थ की तरह वो संकुचित होगा, सिकुड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो 4 डिग्री से कम तापमान होगा उस पानी का, वैसे ही संकुचन होने के बजाय वो फैलने लग जाएगा। तो इस तरह से 0 से 4 डिग्री के बीच में पानी का जो व्यवहार है वो अन्य पदार्थों से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए 0 से 4 डिग्री के बीच में पानी का जो व्यवहार है उसे पानी का असंगत व्यवहार कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आपको समझने योग्य है कि 4 डिग्री पे पानी का जो आयतन है वो सबसे कम होता है। आयतन का मतलब होता है उसका फैलाव, उसका विस्तार। तो 4 डिग्री पे सबसे कम क्यों होता है? देखो, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 0 डिग्री बर्फ़ है, हम लोग जब उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पे फैलने के बजाय वो सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है, 4 डिग्री तक सिकुड़ता जाता है और 4 डिग्री के बाद वो फिर फैलना शुरू होता है। यानी 4 डिग्री पे पानी सबसे ज़्यादा सिकुड़ जाता है, इसलिए 4 डिग्री पर ही पानी का आयतन सबसे कम होता है। आयतन मतलब किसी चीज़ का विस्तार, फैलाव। तो 4 डिग्री पे पानी सबसे ज़्यादा सिकुड़ा हुआ होता है, इसका विस्तार सबसे कम होता है, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी का आयतन सबसे कम होता है। 4 डिग्री से अधिक यदि तापमान बढ़ाएंगे पानी का तो उसका आयतन फिर बढ़ता जाता है, जैसा कि सभी पदार्थों में होता ही है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस इस तापमान के बीच होने वाले पानी के इस व्यवहार को ही पानी का असंगत व्यवहार कहते हैं। इसी बात को यहाँ पर आलेख के द्वारा समझाया गया है। क्या किया गया है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पानी लिया गया है जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, ये 1 किलोग्राम पानी है, तो उसका जो आयतन है वो यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है। 1 किलोग्राम तो यहाँ पर यानी 1000 ग्राम के लगभग हुआ ये, 1000 ग्राम। तापमान यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर जो तापमान है वो x अक्ष पर दर्शाया गया है। तो 0 डिग्री है, 1 किलोग्राम पानी है, यहाँ पर ये उसका आयतन दर्शाया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे दर्शाया गया है। 0 डिग्री पर पानी का जो आयतन है वो लगभग 1000.10 है, यहाँ पर दिख रहा है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे गर्म किया जा रहा है 0 डिग्री से यहाँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखिए इसका जो आयतन है और कम हो गया, नीचे आ गया। 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन और कम हो गया। 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन और नीचे आ गया। 4 डिग्री पे आयतन देखिए एकदम 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लगभग आ गया है। यहाँ पर 4 डिग्री पे देखिए आयतन सबसे कम हो गया है। 4 डिग्री के बाद जब तापमान बढ़ता है ऊष्मा देने पर, तो देखिए आयतन फिर से बढ़ने लगता है। तो इस आलेख से भी ये सिद्ध होता है कि 4 डिग्री तापमान पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में भी इस तरह से आलेख ऐसे बना कर देते हैं
और पूछा जाता है कि इस आलेख में क्या दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं कि इस आलेख द्वारा यह दर्शाया गया है कि 4 डिग्री पर पानी का द्रव्यमान सबसे कम होता है। और ये आलेख पानी का असंगत व्यवहार दर्शाता है कि 0 से 4 डिग्री के बीच में पानी 0 से 4 डिग्री तक यदि पानी को गर्म किया जाए, उसका तापमान बढ़ाया जाए, तो उसका द्रव्यमान बढ़ने के बजाय कम होता जाता है, जो कि पानी का असंगत व्यवहार है। और 4 डिग्री के बाद इसका आयतन बढ़ने लगता है, जैसा कि सभी पदार्थों में होता है। इसके विपरीत यदि 4 डिग्री से तापमान कम किया जाए, पानी को ठंडा किया जाए, तो उसका जो आयतन है वो कम होने के बजाय बढ़ता जाता है। तो ये जो आलेख है ये पानी का असंगत व्यवहार दर्शाता है, और साथ ही यह भी दर्शाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। पानी के इसी असंगत व्यवहार को होप के उपकरण की सहायता से अध्ययन किया गया है, और उसकी जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई है। पानी का असंगत व्यवहार। तो आइए चर्चा करते हैं होप के उपकरण से पानी के असंगत व्यवहार को समझने की। पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन होप के उपकरण की सहायता से करते हैं। होप के उपकरण में धातु के ऊंचे पात्र में बीचों बीच एक फैला हुआ गोलाकार पात्र जुड़ा है। इस आकृति को समझाया जा रहा है। ये धातु का ऊंचा पात्र है और इसमें एक बीचों बीच गोलाकार एक पात्र है। तो इसी आकृति की चर्चा यहाँ की गई है। धातु का ऊंचा पात्र है, बीचों बीच एक फैला हुआ गोलाकार पात्र है। ऊंचे पात्र में गोलाकार फैले हुए पात्र के ऊपर T2 और नीचे T1 तापमापी जोड़ने की सुविधा होती है। तो ये जो ऊंचा पात्र है, इस ऊंचे पात्र में इस गोलाकार पात्र के ऊपर तापमापी T2 व्यवस्थित रखने की व्यवस्था की गई है, और इस गोलाकार पात्र के नीचे तापमापी T1 रखने की व्यवस्था की गई है। ऊंचे पात्र में पानी भरा जाता है तो फैले हुए पात्र में बर्फ़ और नमक का मिश्रण भरा जाता है। ये जो ऊंचा पात्र है इसमें पानी भरा हुआ है, और ये जो गोलाकार पात्र है इसमें नमक और मिश्रण भरा जाता है। नमक और बर्फ़ का जो मिश्रण है उससे क्या होता है कि उससे तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे तक किया जा सकता है, क्योंकि नमक डालने पर बर्फ़ पिघलती है, और बर्फ़ पिघलती है इसका मतलब वहाँ पर ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऊष्मा जो अवशोषित होती है वो कौन सी ऊष्मा अवशोषित होती है? ये जो पात्र है, ये जो ऊंचा पात्र है, इसकी ऊष्मा और इसके भीतर जो पानी भरा हुआ है उसकी ऊष्मा को ये मिश्रण अवशोषित करता है, जिसके कारण पानी का जो तापमान है वो कम होता जाता है, यानी पानी ठंडा होता चला जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान तक उसे ठंडा किया जा सकता है। तो इस तरह से व्यवस्था की गई है। होप के उपकरण की सहायता से पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करते समय हर 30 सेकंड के बाद T1 तथा T2 तापमापी से दर्शाए तापमान को नोट किया जाएगा। यानी हर 30 सेकंड के बाद, यानी आधे मिनट के बाद T1 में का तापमान और T2 का तापमान नोट किया जाएगा, और उसके द्वारा पानी के तापमान और पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करेंगे। और वही T1 और T2 में का हम लोग आलेख बनाएंगे y अक्ष पर, और तापमान y अक्ष पर लेंगे और समय को x अक्ष पर दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, तापमान y अक्ष पर दर्शाएंगे और जो समय है वो x अक्ष पर दर्शाएंगे। समय तो हर 30-30 सेकंड में, यानी हर आधे मिनट पर तापमान नोट किया जाएगा। तो
अब देखते हैं होता क्या है। आकृति 5.6 तो अब हम देख ही रहे हैं। देखिए आकृति 5.6 है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये T2 यानी तापमापी जो T2 तापमापी और ये T1 तापमापी, दोनों का प्रारंभिक तापमान एक ही दिखाई दे रहा है। दोनों तापमापी में 12 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिख रहा है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर T2 बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले शुरू में कुछ समय तक तो 12 डिग्री ही है, धीरे धीरे आगे चल कर के कम हो रहा है। लेकिन ये जो T1 है देखिए बहुत जल्दी कम हो रहा है। 4 डिग्री पर देखिए दोनों आकर के मिल रहे हैं। 4 डिग्री के बाद T1 देखिए थोड़ा सा कम होने, ये कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। थोड़ा सा मतलब जिस तेज़ी से नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर इसकी रफ़्तार नीचे गिरने की कम हो जाती है 4 डिग्री। जबकि ये पहले धीरे धीरे नीचे आ रहा था, 4 डिग्री पे इसकी रफ़्तार नीचे गिरने की बढ़ जाती है। T1 पहले जल्दी नीचे गिर रहा था, लेकिन 4 डिग्री पे इसको गिरने की रफ़्तार थोड़ी कम हो जाती है। थोड़ा दूर जाकर गिरता है, ये दूर जाकर कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए हम समझते हैं इसमें। देखिए ये जो मिश्रण यहाँ पर रखा हुआ है बर्फ़ और नमक का, इसके वजह से पानी यहाँ तापमान कम होता है। पानी का तापमान, पानी ठंडा होने लगता है। और जैसा कि हम जानते हैं हर एक पदार्थ में एक गुण होता है कि यदि उसे ठंडा किया जाए तो वो संकुचित होता है, सिकुड़ता है। और जब भी कोई पदार्थ सिकुड़ता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, उसका भार बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण, भार बढ़ने के कारण वो जो पानी है वो नीचे की तरफ जमा होता है, नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि उसका वज़न जो है बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। तो पानी ठंडा होता रहता है, ठंडा होने के कारण वो संकुचित होता है, जिसके कारण उसका द्रव्यमान बढ़ता है और वो नीचे की ओर, भारी होने के कारण नीचे की ओर जाता है। और इसी कारण ये जो T1 है इसका तापमान जल्दी नीचे गिरता जाता है। पहले जो 12 डिग्री सेंटीग्रेड था, T1 है नीचे देखिए, T1 12 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन ठंडा पानी नीचे की ओर आते संकुचित होता है तो नीचे की ओर आता है। इसलिए जो नीचे जो थर्मामीटर T1 है उसका तापमान जल्दी कम होता जाता है। 12 से 8 डिग्री, 8 डिग्री से 4 डिग्री तक बहुत जल्दी ये नीचे गिरता जाता है, तापमान कम होता जाता है नीचे वाले तापमापी का। पानी यहाँ ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है ठंडा पानी, इसलिए यहाँ जो T2 है, ऊपर वाला जो थर्मामीटर है, उसका तापमान बहुत धीरे नीचे गिर रहा है, धीरे कम हो रहा है, धीरे। अब होता क्या है देखिए, 4 डिग्री तक यह क्रिया चलते रहती है। 4 डिग्री तक यह चलते रहता है। पानी ठंडा होता है, ठंडा होने के कारण वो संकुचित होता है, संकुचित होने के कारण घनत्व कम होता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है और वो भारी हो जाता है और नीचे की ओर आता है और तापमापी T1 का तापमान कम होता जाता है। लेकिन जैसे ही तापमान 4 डिग्री से भी कम होता है पानी का, तब पानी यहाँ पर असंगत व्यवहार शुरू हो जाता है पानी का। यानी अब वो सिकुड़ने के बजाय वो अब फैलने लगता है, पानी में फैलाव शुरू होता है। और जब कोई चीज़ फैलती है, उसका आयतन जब बढ़ता है तो उसका द्रव्यमान कम होने लगता है, यानी वो हल्का होने लगता है। हल्का होने के कारण वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर की तरफ जाने के कारण अब जो है ये जो T1 है, नीचे का तापमान 4 डिग्री तक ही दिखाएगा, वहाँ पर स्थिर हो जाता है। 4 डिग्री के बाद जल्दी चेंज नहीं होता, काफ़ी समय तक 4 डिग्री ही रहता है, क्योंकि पानी अब नीचे नहीं आ रहा है, पानी ऊपर जा रहा है। तो जो T2 में अब धीरे तापमान कम हो रहा था, अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी हल्का होने लगता है, इसलिए ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसलिए T2 अब जल्दी चेंज होता है। 4 डिग्री पे 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री,
तक फटाफट ऊपर ही चेंज होता रहता है, जबकि पानी नीचे नहीं जाता है, इसलिए ये 4 डिग्री में स्थिर बना हुआ रहता है। बाद में धीरे धीरे नीचे भी तापमान कम होता है, लेकिन बहुत स्लो होता है। 4 डिग्री के बाद नीचे तापमान बहुत धीरे से कम होता है, जबकि ऊपर तापमान बहुत जल्दी से घटता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए 4 डिग्री के बाद जो T1 बहुत तेज़ी से कम हो रहा था, वो 4 डिग्री के बाद अब थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं जो T2 4 डिग्री तक बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा था, वो 4 डिग्री के बाद बहुत जल्दी से नीचे गिर जाता है, बहुत तेज़ी से कम होता है। तो ये 4 डिग्री दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, क्योंकि 4 डिग्री पर ही पानी का जो आयतन है वो सबसे कम होता है, सबसे अधिक सिकुड़ा हुआ रहता है 4 डिग्री पर पानी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है। आकृति 5.6 या आलेख वाली आकृति से स्पष्ट होता है कि आरंभ में दोनों तापमापी समान तापमान दर्शाते हैं, परंतु इसके पश्चात नीचे के तापमापी यानी कि जो T1 है का तापमान तीव्र गति से कम होता है। T2 का तापमान तुलना में धीरे धीरे कम होता है। ऊंचे पात्र के निचले भाग के पानी का तापमान T1 यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचते ही वह कुछ समय के लिए करीब करीब स्थिर हो जाता है। 4 डिग्री के बाद नीचे के तापमापी का तापमान करीब करीब स्थिर हो जाता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचते ही जो T1 है वह करीब करीब स्थिर रहता है, और ऊपर के भाग के पानी का तापमान T2 धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। इस कारण एक ही समय में T1 T2 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्शाते हैं। इसके पश्चात मात्र T2 का तापमान तीव्र गति से कम होने के कारण तापमापी T2 प्रथम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिखाता है। सबसे पहले 0 डिग्री पे कौन पहुंचता है? T2 पहुंचता है, क्योंकि 4 डिग्री के बाद इसका तापमान कम होना स्लो हो जाता है, क्योंकि 4 डिग्री से जो ठंडा पानी है वो हल्का होने के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है। तत्पश्चात नीचे का तापमापी T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्शाता है। तो धीरे धीरे नीचे का तापमान भी 0 होता है, लेकिन ये इसका जो T1 का जो 0 है वो स्लो होता है, और T2 का तापमान बहुत जल्दी से 0 पहुंच जाता है। तो आलेख पर दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु महत्तम घनत्व का तापमान दर्शाता है, यानी कि जहाँ पर ये दोनों वक्र, जहाँ ये दोनों चाप जहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, वह जो तापमान है वह दर्शाता है कि इस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे कम है, मैक्सिमम घनत्व, सबसे ज़्यादा घना है वहाँ पर पानी, घनत्व सबसे अधिक है, आयतन सबसे कम है। आयतन यानी फैलाव, घनत्व यानी घनापन। जैसे ही कोई चीज़ सिकुड़ती जाती है वो घनी होती जाती है, क्योंकि उसके कण नज़दीक आते जाते हैं। तो आयतन कम होता है तो घनत्व तो बढ़ता जाता है और घना होता जाता है। और कोई चीज़ यदि फैलती है, कोई पदार्थ फैलाव होता है, उसके कण दूर दूर जाते हैं तो घनत्व तो बढ़ता है। तो 4 डिग्री पर आयतन सबसे कम होता है और घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो 4 डिग्री पर दोनों वक्र यहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, वो यही दर्शाता है। प्रारंभ में ऊंचे पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान उसके आसपास के हिम मिश्रण के कारण कम होता है।
उस पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान कम हो जाने के कारण उसका घनत्व तो बढ़ता है। पानी का तापमान कम यानी पानी ठंडा हो रहा है। पानी ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा, संकुचित होगा तो और घनत्व तो बढ़ेगा और घना हो जाएगा पानी, जिसके कारण उसका द्रव्यमान वो बढ़ जाएगा यानी भारी हो जाएगा वो। इसके कारण वो पानी अधिक घना पानी नीचे की ओर जाता है और इस कारण नीचे वाले भाग के पानी का तापमान यानी कि T1 प्रारंभ में तीव्र गति से कम होता है। इस पात्र के निचले भाग का तापमान जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है तब उस पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा घना होता है यानी सबसे ज़्यादा भारी होता है। 4 डिग्री का पर पानी सबसे ज़्यादा भारी होता है क्योंकि उस समय घनत्व उसका सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए 4 डिग्री का पानी हमेशा नीचे की ओर ही रहेगा भारी होने के कारण। अब पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान 4 डिग्री से जब कम होने लगता है तब उसका प्रसरण होता है, फैलने लगता है क्योंकि पानी का असंगत व्यवहार शुरू हो जाता है। फैलने के कारण क्या होता है, पानी का जो घनत्व था वो कम होने लगता है। अब वो पानी विरल होने लगता है, उसका जो घनत्व था, उसके जो पानी के कण थे वो दूर दूर जाने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अब वो हल्का होने लग जाता है। हल्का होने के कारण वो तल की ओर नहीं जाता बल्कि ऊपर की ओर जाने लगता है और इस कारण जो ऊपर का जो तापमापी T2 है वो तीव्र गति से उसका तापमान कम होता है और बहुत जल्दी से वो 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। जबकि नीचे के पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ समय तक स्थिर रहता है, कुछ समय तक 4 डिग्री बना रहता है और धीरे धीरे बाद में वह 0 डिग्री तक कम होता है। तो यही इस आलेख में समझाया गया है। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि इस आलेख से आप क्या समझते हो। आलेख ऐसा एग्ज़ाम में दिया होता है प्रश्न में और वो आपको समझाना होता है, तो वो इस पैराग्राफ में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके बाद देखिए, पानी के असंगत व्यवहार के आधार पर निम्नलिखित कथनों का स्पष्टीकरण किस प्रकार करेंगे। शीत प्रदेशों में वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर भी वहाँ के जलचर जीवित रहते हैं। स्पष्ट करिए। तो शीत प्रदेशों में वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर भी वहाँ के जलचर पानी के असंगत व्यवहार के कारण जीवित रहते हैं। पानी के असंगत व्यवहार के कारण होता क्या है कि जैसे ही तापमान गिरना शुरू होता है तो पानी ठंडा होने लगता है। ठंडा होने के कारण वह सिकुड़ता है, संकुचन होता है। संकुचन होने के कारण वह भारी हो जाता है। भारी होने के कारण वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। कब तक चलता है ये? 4 डिग्री तक, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी नीचे भारी होता है, संकुचन होता है और भारी होता रहता है, उसका वजन बढ़ता रहता है, इसलिए नीचे आता है। जैसे ही 4 डिग्री से कम तापमान जाता है वायुमंडल का, तब पानी का असंगत व्यवहार शुरू हो जाता है, यानी अब वो संकुचित होने के बजाय प्रसरण होने लगता है, उसमें फैलाव होने लगता है, जिसके कारण वो हल्का होने लगता है और वो अब नीचे ना जाकर के ऊपर की ओर जाने लगता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पानी बर्फ़ बन जाता है, क्योंकि वो बर्फ़ एकदम हल्की होती है। उसका आयतन सबसे अधिक होने के कारण उसका जो घनत्व है वह बहुत कम होता है, इसलिए वो हल्का होता है। 4 डिग्री के पानी की अपेक्षा बर्फ़ हल्की होती है, इसलिए ऊपर बर्फ़ की परत जम जाती है और नीचे 4 डिग्री पर पानी द्रव अवस्था में रहता है। अब बर्फ़ एक ऊष्मा के कुचालक की तरह कार्य करता है, जिसके कारण वायुमंडल का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर भी ये पानी पर, उसका बर्फ़ के नीचे जो पानी है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बर्फ़ है वो पानी की ऊष्मा को बाहर की ओर जाने ही नहीं देती है। जैसे हम कंबल ओढ़ लेते हैं तो वह कंबल हमारे शरीर की जो गर्मी है उसे बाहर नहीं जाने देता और इसलिए हम ठंडी में भी हम अपने आप को बचा लेते हैं। तो वैसे ये बर्फ़ एक तरह से कंबल की तरह कार्य करती है, ऊष्मा के कुचालक की तरह कार्य करती है, जो पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। और यहाँ पर पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के नीचे बना रहता है पिघली हुई अवस्था में।
तो ऊपर तापमान भले कितना भी कम होता जाए, लेकिन इस बर्फ़ के कारण इस पानी का तापमान कम नहीं होता और 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिसमें सभी जलचर प्राणी अपना जीवन यापन करते हैं। तो पानी के इसी असंगत व्यवहार के कारण शीत प्रदेश में वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर भी जलचर जीवित रहते हैं। फिर शीत प्रदेशों में सर्दियों के समय में पानी ले जाने वाले नल फट जाते हैं और चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा क्यों? तो ये भी पानी के असंगत व्यवहार के कारण ही होता है। पानी ले जाने वाले पाइपों में जो पानी होता है, तो क्या होता है, जब 4 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होता है तो वह पानी में प्रसरण होता है और पानी फैलने लगता है। पानी के फैलने के कारण वो जो नल है या वो जो पाइप है, जो जल वाहिनी है, उस पर पानी का दबाव पड़ता है। पानी के फैलने के कारण जल वाहिनी पर पानी का दबाव पड़ता है, जिसके कारण वो फट जाते हैं। ऐसे ही चट्टानों के दरारों में पानी भरे होते हैं और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पानी के असंगत व्यवहार के कारण पानी में प्रसरण होता है, पानी फैलता है, जिसके कारण पानी चट्टान की दरारों पर दबाव उत्पन्न करता है और उस दबाव के कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। तो ये था पानी के असंगत व्यवहार। तो 2 टॉपिक हम लोग ने इस वीडियो में किया, 2 टॉपिक, एक पुनर्हिमायन और दूसरा पानी का असंगत व्यवहार। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा आपको। आप उसका उत्तर लिखना है और शेयर करना है। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, तो आप मुझसे संपर्क करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं पूरी सहायता करूंगा आपकी, इसलिए आप इन चीज़ों में कभी कोई भी संकोच ना करिएगा। धन्यवाद।